हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है, एग्जाम्स सर पर ही है। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहे हैं हम लोग जिन बच्चों को थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स से डर लगता है। तो जिन बच्चों का अच्छा रिवीजन हो चुका है मैथ्स के अंदर, जो बच्चे कॉन्फिडेंट हैं कि भाई मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लेंगे, उनके लिए वीडियो इतना नहीं है। बट स्टिल अगर वो चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ स्टडी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे जो उन सभी बच्चों के मतलब की है। तो सबसे पहले उन बच्चों को केटर करते हैं, उन बच्चों को टारगेट करते हैं जो बच्चे थोड़े से वीक है मैथ्स के अंदर। तो आप लोगों को अगर डर लगता है कि सर मैथ्स में पास होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक्स हैं जो आप कर लो तो आप इजीली, बहुत इजीली पास हो जाओगे। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, आपका जो बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एलआर है, इसके अंदर बिजनेस मैथ्स के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप लोग ये चैप्टर कर लेते हैं अच्छे से, और आई होप काफ़ी बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है क्लासेस के अंदर, क्योंकि ज़्यादा बच्चों के इस चैप्टर में डाउट नहीं आए हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक चैप्टर ऐसा है जो अगर आप कर लेते हो तो 14 to 15% आपका पूरा 100 out of 100 14 to 15 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं यहाँ पर। फिर अगला जो पार्ट है वो है लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग कंपैरेटिवली बहुत इजी है। इसके अंदर 5 चैप्टर्स है, जिसके अंदर पहले 4 बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर्स हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पहला वाला है, नंबर सीरीज, कोडिंग डी कोडिंग एंड ऑड मैन आउट। और एक चैप्टर है जो कुछ बच्चों को थोड़े डाउट्स आते हैं, सिलोजिज्म। वो चैप्टर 2 या 3 नंबर कैरी करता है। तो अगर आपको समझ आ रहा है, आप कर पा रहे हैं तो कर सकते हैं, वरना रिमेनिंग फर्स्ट 4 चैप्टर्स आप लोग अच्छे से कर लीजिए, तो आपकी 20 मार्क्स की कवरेज यहाँ पे हो जाएगी। फिर एक चैप्टर है जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, measures of central tendency, mean, median, mode, geometric mean, harmonic mean and measures of dispersion, जिसके अंदर आपके रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एंड मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सारी टॉपिक्स थे छोटे छोटे। अगेन ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चैप्टर्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। एंड इनकी खास बात यह है कि इसमें प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर आप कर लोगे अच्छे से तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इन चैप्टर्स के अंदर। ठीक है। अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन इजी चैप्टर्स है। एंड अगला चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। अगर ये 2 चैप्टर्स आप कर लेते हो स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है, ये 2 चैप्टर आप स्टैटिस्टिक्स के कर लेते हो, तो आप आउट ऑफ 40, स्टैटिस्टिक्स आपका 40 मार्क्स कैरी करता है, आउट ऑफ 40 आप 20 मार्क्स कवर कर लोगे। तो स्टैटिस्टिक्स के 2 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। पहले 2 चैप्टर्स है बेसिकली, पहला चैप्टर आपका है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, दूसरा चैप्टर आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। ठीक है। तो देखिए, आप लोगों ने अब तक सिर्फ 4 टॉपिक्स करे, एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लॉजिकल रीजनिंग, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन एंड स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ठीक है। और आपकी देखो कितनी कवरेज हो गई, 20 + 20 40 + 15 55 मार्क्स की कवरेज हो गई। ठीक है जी, सिर्फ इन 4 टॉपिक्स के अंदर। और एक टॉपिक और है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये जो टॉपिक है बहुत ईजी है और हार्डली 1 घंटे का टॉपिक है पूरा का पूरा, ये कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। एंड इसमें आपके 5 नंबर आ जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर तक के क्वेश्चन आ जाते हैं और इजी टॉपिक है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, तो मैंने इसको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में डाल दिया। अब 4 से 5 नंबर कैरी करने वाले और भी चैप्टर्स हैं, बट एक चीज़ होती है कि आप कितना टाइम लगाते हो एक चैप्टर पे और आप कितना स्कोर कर सकते हो। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी एक चैप्टर है जो 4-5 नंबर का आता है, बट उसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, तो इसलिए उसको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में नहीं डाला। ठीक है। तो कम टाइम लगाकर ज़्यादा स्कोर करना है, ठीक है, कम टाइम लगाकर ज़्यादा स्कोर करना है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर ले सभी बच्चे। ये स्पेशली उनके लिए जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है। ठीक है। तो ये 5 जगह थोड़ा फोकस ज़्यादा लगा लोगे तो 60 मार्क्स की कवरेज हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखो, 60 में ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे सही कराओगे। अगर मैथ्स वीक है तो ऑब्वियसली बात है, ज़रूरी नहीं है कि सारे सही करके आओगे, कुछ छोटे मोटे गलत भी हो जाते हैं। तो ईजिली आप 50 अबव स्कोर कर सकते हो, 50 अबव नहीं तो 45 अबव ईजिली स्कोर कर सकते हो इन चैप्टर्स को करके। अच्छे से करने पड़ेंगे, बट ये नहीं कि ऊपर ऊपर से कर लिया। ईजिली 45-50 अबव स्कोर कर सकते हैं। और अगर काफ़ी अच्छे से आप करो, आपका स्ट्रांग है पार्ट, तो आप 60 आउट ऑफ 60 ईजिली स्कोर कर सकते हो इन 5 टॉपिक्स को पढ़कर। ठीक है ना। तो जिनकी मैथ्स वीक है वो इन 5 टॉपिक्स को कर ले। अब अगर आपके पास थोड़ा टाइम बच रहा है कि सर अभी भी टाइम बचा है, ठीक है जी, तो आप फिर इन अगले 5 चैप्टर्स को कर सकते हो, जिसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है जिसकी वेटेज 4 to 5 मार्क्स है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है जिसकी अगेन वेटेज 4 to 5 मार्क्स है, प्रोबेबिलिटी एंड थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 2 चैप्टर्स है जिनकी कंबाइंड वेटेज 10 to 12 मार्क्स है, एंड इक्वेशन एंड मेट्रिसेस है जिसकी वेटेज 4 to 5 मार्क्स है।
तो ये अगले 5 चैप्टर्स जो है ये आपके 25 मार्क्स कैरी करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चों के पास काफ़ी टाइम है वो पहले वो 5 चैप्टर्स पहले कर ले, प्रायोरिटी बेसिस पर। टाइम बच गया, इन 5 चैप्टर्स को कर ले। ठीक है, जिन बच्चों के पास अभी भी टाइम बचे तो रिमेनिंग चैप्टर्स कर सकते हैं। अच्छा, टॉपिक्स जो है टोटल, ठीक है, वो 17 हैं। 17 टॉपिक्स हैं जो 100 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स और लॉजिकल। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग को मैंने एक सिंगल टॉपिक माना है। 17 टॉपिक्स में लॉजिकल रीजनिंग को जो 5 चैप्टर्स हैं उनको एक सिंगल टॉपिक माना है। ठीक है, तो आपके 17 टॉपिक्स हैं जो 100 मार्क्स कैरी करते हैं। मैंने आपको बोला कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो 5 इंपॉर्टेंट, और वो 60 मार्क्स कैरी करते हैं। अच्छी मैथ्स है, बेसिक मैथ। देखो क्या है, पढ़ाई कम करनी है और मार्क्स ज़्यादा लाने हैं, तो डू अबव 5 टॉपिक्स फर्स्ट। हो गए 60 नंबर सिक्योर। फिर आप इन 5 चैप्टर्स को कर सकते हो, और अगर एडिशनल आप चाहते हो कि हाँ मेरे पास टाइम बच गए, चैप्टर्स मुझे पहले से आते थे, इन चैप्टर्स को कर लो, तो आपकी 25 मार्क्स की कवरेज और हो जाएगी। तो ओवरऑल 60 प्लस 25 आपने 85 मार्क्स की कवरेज कर ली। ठीक है, 17 में से 10 टॉपिक्स पढ़ के। ठीक है, 5 वो और 5 ये, कितने टॉपिक्स बच गए? 7। रिमेनिंग 7 जो चैप्टर्स बच गए हैं आपके, वो आपके 15 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, 85 तो हमने कवर कर लिया, रिमेनिंग 7 चैप्टर्स जो है वो 15 मार्क्स कैरी करते हैं। तो जिन बच्चों के पास अभी भी टाइम बचा है वो रिमेनिंग चैप्टर्स कर सकते हैं, नहीं बचा तो छोड़ दो। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो को स्टार्टिंग में कि ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी मैथ्स वीक है एंड अभी तक रिवीजन नहीं हो पाया। ठीक है ना, जिन बच्चों का ओवरऑल सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी, उनके लिए वो मतलब वो पूरा रिवाइज करें, उनके लिए मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक करो। हाँ, अगर आपका रिवीजन की प्रायोरिटी है कि सर समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, तो आप इस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो, एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस। सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी, देन लॉजिकल रीजनिंग, देन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, देन स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, एंड देन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बिजनेस मैथ का पार्ट हो गया, पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग तो आ ही गया, और अगले जो 3 चैप्टर्स हैं ये आपके स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो गया। ठीक है ना, तो हमने तीनों पार्ट में थोड़ा थोड़ा कवरेज ले लिया। एलआर का ऑलमोस्ट पूरा कवरेज ले लिया। ठीक है, बाकी बिजनेस मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हमने सिर्फ एक चैप्टर उठाया। कोरिलेशन और स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स, हमने सिर्फ 3 चैप्टर्स उठाए। ठीक है जी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चैप्टर्स एग्जाम के अंदर। तो आप जब रिवीजन कर रहे हैं आप इन चैप्टर्स को पहले करें, फिर इन चैप्टर्स को करें, एंड देन टाइम बचता है तो रिमेनिंग चैप्टर्स को कर लें। ठीक है जी, अब देखो स्टडी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी हमारी, इंपॉर्टेंट है ये सभी बच्चों के लिए। तो देखिए, रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। सबसे पहले उन टॉपिक्स को रिवाइज करो जो आप पढ़ चुके हो, एंड रिवाइज भी उन्हीं टॉपिक को करो जो पढ़ चुके हो। यानी कि इस वक्त जब एग्जाम में कुछ ही दिन रह गए हैं, आपको नया टॉपिक उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि सर अभी मैंने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन छुआ तक नहीं है, कोई छोड़ दो, अब कोई टाइम नहीं है कि नया टॉपिक उठाया जाए। तो उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करो जो आप पढ़ चुके हो, नया टॉपिक नहीं उठाना। नो नीड टू रिवाइज टॉपिक्स विच यू हैव मास्टर्ड। अब कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें आपकी मास्टरी है कि सर अगर एग्जाम में कल भी एग्जाम हो जाए ना, तो इन चैप्टर्स को तो मैं आंख बंद करके यानी कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ दे के आ सकता हूँ। ठीक है, इनमें मुझे रिवीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन चैप्टर्स को रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है जिन चैप्टर में मास्टरी है, यानी आपको लगता है कि ये तो चैप्टर सर बाएं हाथ का खेल है, आएगा क्वेश्चन में 100% कर लूँगा। मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों की मास्टरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हो चुकी होगी। ठीक है, इन चैप्टर्स को रिवाइज करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, हल्के फुल्के फॉर्मूलाज देख लेना, बाकी इनमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन चैप्टर्स को रिवाइज करो, एक तो जो आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, और उसमें मास्टरी नहीं है। ठीक है, जो पढ़ चुके हो उनको रिवाइज करो, और जिनमें मास्टरी नहीं है उनको रिवाइज करो। जो नहीं पढ़े उनको छोड़ दो, और जो मास्टर्ड हैं जिसमें आप एकदम परफेक्शनिस्ट हो उनको भी छूने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू पिक अप न्यू टॉपिक, नया टॉपिक उठाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट में कवर कर लिया था मैंने चीज़। डू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट। तो सबसे पहले देखो, रिवीजन करने बैठे बिजनेस मैथ का, दिमाग में आ रहा है सर क्या रिवाइज करें। सबसे पहला चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगर मास्टरी कर रखी है स्किप इट। दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, मास्टरी कर रखी है स्किप इट। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग भी ऐसा है जिसमें फॉर्मुलाज नहीं है, तो ये सब बच्चों का अच्छा हो जाता है। फिर अगला क्या आता है, अगला आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। इसको करो अच्छे से रिवाइज, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें याद करने वाली, समझने वाली। फिर मेजर्स ऑफ, फिर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, एंड देन कोरिलेशन रिग्रेशन। ये रिवीजन हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। देन सम अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताया अगले 5 चैप्टर्स वो कर लो। इस तरीके से फ्लो में चलो। टेक ब्रेक्स पीरियोडिकली टू गिव योर कॉन्सेंट्रेशन अ बूस्ट। कुछ बच्चे होते हैं कि सर एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, सुबह बैठ गए,
4 बजे पढ़ने और दिन भर पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, रात को 10 बज गए पढ़े जा रहे हैं, ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। ठीक है, देखो होता क्या है, जब आप फर्स्ट अपना पहला घंटा पढ़ने बैठते हो, अगर आप 100 लाइन्स पढ़ते हो तो मान के चलो 90 लाइन्स आपको समझ आती है और आपके दिमाग में जाके बैठ जाती हैं। ठीक है जी, मान के चलते हैं। अब हर बच्चे का अलग होता है, बट एक एवरेज निकाला जाए तो इस तरीके से होता है। जब आप दूसरा घंटा पढ़ रहे होते हो विदाउट ब्रेक, ठीक है, 100 लाइन्स पढ़ी, 75 to 80 लाइन्स ही आपके दिमाग में बैठेंगी और घुसेंगी, अच्छे से समझ आएंगी। मतलब डेटा जो आप डेटा ले रहे हो वो इतना ही आप समझ पाओगे, इतना ही आप अपने दिमाग में बिठा पाओगे। आपने ब्रेक नहीं लिया, 3 आवर to 4 आवर जो भी आपने पढ़ा, आउट ऑफ 100 50% ही आपके दिमाग में जाके बैठेगा। ठीक है ना, बियॉन्ड 4 आवर्स आपका ये जो है ना ये कम होता जाता है। ठीक है, आप 100 लाइन्स पढ़ोगे 40 ही समझ आएंगी, 100 लाइन्स पढ़ोगे 30 ही समझ आएगी। एक टाइम आ जाएगा 100 लाइन्स पढ़ोगे 20 लाइन्स ही, यानी आपको 20% ही बातें दिमाग में जाके बैठेंगी। तो आपका टाइम तो पूरा पूरा लग रहा है, बट आपका जो एफिशिएंसी है वो कम होती जा रही है। तो इस चीज़ को अगर मेंटेन करना है तो ब्रेक्स पीरियोडिकली लेते रहो। पढ़ा 1-2 घंटा, गए कुछ खा लिया, हाँ ठीक है, पार्क में घूमा है, ब्रेक ले लिया, एक नैप ले लिया, ठीक है, 15-20 मिनट सो लिए। इस तरीके से ब्रेक लेके पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा एक कॉन्सेंट्रेशन को एक बूस्ट मिलेगा और अच्छी एफिशिएंसी आएगी। फिर ड्रॉ अप अ टाइम टेबल फॉर योर रिविजन एंड स्टिक टू इट। एक टाइम टेबल बना लो। अब होता क्या, अगर टाइम टेबल नहीं होना तो एक इंसान कैजुअल हो जाता है कि कर लेंगे रिवाइज, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया। एक टाइम टेबल बनाओगे ना तो एक वो रहेगा, आपको डेडिकेशन रहेगी कि भाई मुझे टाइम टेबल फॉलो करना है और इसी हिसाब से पढ़ना है। फिर सेट रीजनेबल स्टडी टारगेट्स दैट यू नो यू कैन रीच। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर मैंने टारगेट बनाया कि कल मैं पूरा का पूरा बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट कर दूंगा। भाई जो टारगेट अचीव ही नहीं हो सकता, ये बनाने का फ़ायदा क्या है? ऐसे टारगेट्स बनाओ विच यू कैन अचीव, और फिर उनको अचीव करने की कोशिश करो तो मोटिवेटेड भी फील करोगे कि आज का मैंने टारगेट बनाया था और हो गया। और टारगेट इतना बड़ा बना लिया और वो हुआ नहीं तो ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत डीमोटिवेशन आ जाता है लाइफ में। तो ऐसे टारगेट्स बनाओ जो आप अचीव कर सकते हो। रिकॉल एंड समराइज। अच्छा, जब आप पढ़ते हो, मैंने आपको क्या बोला, 1-2 घंटा पढ़े फिर ब्रेक लिया, फिर 1-2 घंटा पढ़े फिर ब्रेक लिया। जब ब्रेक लेते हो तो ब्रेक की स्टार्टिंग ऐसी क्या करो कि अभी जो मैंने 1-2 घंटे में पढ़ा है इसको एक बार रिकॉल करो, याद करो कि मैंने इस घंटे में 1-2 घंटे में क्या क्या पढ़ा है, समराइज करके एक जगह लिख लूँ। ठीक है, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है रिवीजन की कि भाई जो भी हम पढ़ रहे हैं इसको थोड़ा ब्रेक लो, रिकॉल करो क्या क्या पढ़ा, और उसको एक छोटे से डायग्राम्स बना लो या पेज पे कहीं भी लिख लो कि इस घंटे में मैंने ये पढ़ा है। तो वो जो चीज़ें हैं ना वो एकदम 100% जाके दिमाग में चिपक जाती है अच्छे से। तो रिकॉल एंड समराइज, जो ब्रेक लोगे उसमें रिकॉल करना है एंड समराइज करना है। अच्छा, दिन में आपने 9-10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई में निकाले, अब एग्जाम इतना नज़दीक है तो आई होप इतना तो आप लोग पढ़ रहे होगे। तो अब आपको क्या करना है, जब रात में सोने जा रहे हो तो पूरे दिन आपने जो जो पढ़ा आज उन सबको रिकॉल करो एंड समराइज कर लो। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, बहुत छोटा सा टाइम लगता है, बट एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और उसके बाद आखिरी चीज़ विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। कौन सी प्रैक्टिस है? यानी कि देखे जा रहे हैं क्वेश्चंस, रिटन प्रैक्टिस, लिख लिख के करो क्वेश्चंस। बहुत बच्चों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, अभी मैंने मॉक टेस्ट लिए 2, तो बच्चों के क्वेश्चन आए कि सर, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर पेपर तो ठीक हुआ बट काफ़ी क्वेश्चंस छूट गए, 2 घंटे में मैं सारे नहीं कर पाया, सारे क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस नहीं कर पाई। तो उन बच्चों को मैंने यही बोला कि भाई आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की होगी। अगर आपको 2 घंटे में 2 आवर्स में पूरे 100 क्वेश्चंस अच्छे से अटैम्प्ट करने हैं, तो के नहीं मारने, अटैम्प्ट अच्छे से करने हैं समझ कर, तो इसका एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस। जो भी बच्चे बोलते हैं सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, उसका एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस। इसके अलावा पूरी दुनिया में एक भी सोल्यूशन, कोई और अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। टाइम मैनेजमेंट का सिर्फ एक सोल्यूशन है, प्रैक्टिस। ठीक है ना, तो जिनको भी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, ठीक है, उनको एक ही मैं चीज़ बोलूँगा, प्रैक्टिस करो भाई। और इस वक्त तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितने क्वेश्चंस लिख लिख के कर सकते हो उतने करो। तो प्रैक्टिस हेल्प्स इन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड टाइम मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब देखो एग्ज़ाम आएगा। अब एग्ज़ाम जो होता है ना, उसमें हर साल का यही पैटर्न है कि कुछ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस मीडियम होते हैं, ठीक है, कुछ हार्ड होते हैं और कुछ ईजी होते हैं। ठीक है जी, आपको क्वेश्चन पेपर जब जैसे ही हाथ में आएगा, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने हैं ईजी क्वेश्चंस और इनको पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन पेपर में
देख लेना कौन कौन सी ईजी है, इनको अटेम्प्ट करना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाएगा ऊपर। अगर आपने की नज़र क्वेश्चन पेपर को खोलते ही हार्ड क्वेश्चंस पे पड़ गई तो एट दी स्टार्टिंग आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। हमें लो नहीं करना, हमें हाई रखना है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है। तो हम सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो ईजी है, इनको सॉल्व करेंगे एंड आंसर्स मार्क कर देंगे। फिर हम क्वेश्चंस वो वाले ढूंढेंगे जो मीडियम है, आप कर सकते हो ईजिली, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर हम मीडियम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इनको करेंगे सॉल्व, ठीक है। और आखिरी में रखेंगे हार्ड क्वेश्चंस के लिए टाइम। ये सबसे एक अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है स्पेशली ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स में, क्योंकि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, ईजी नहीं होता। तो इसकी सबसे अच्छी प्लानिंग ये है कि जो क्वेश्चंस बहुत लंबे हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ होते हैं, क्वेश्चन पढ़ने में ही बहुत सारा टाइम चला जाता है। इन क्वेश्चंस को तो एकदम ही स्किप कर दो स्टार्टिंग में, इनको बोल दो भाई तुझ पर मैं आऊँगा लेकिन एंड में आऊँगा, अभी तू जा, ठीक है। सबसे पहले उन क्वेश्चन को देखो, ईजी हैं प्लस छोटे हैं, ठीक है, पढ़ाई 2-3-4 लाइन्स के क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं है। इन क्वेश्चन को सबसे पहले कर लो, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास टाइम अभी बहुत बचा है और मेरा काफ़ी एक अच्छा पोर्शन पेपर का कंप्लीट हो चुका है। फिर मीडियम क्वेश्चंस पे आओ एंड देन आखिरी में हार्ड क्वेश्चंस पर आओ। अच्छा, जो क्वेश्चंस आप 100% श्योर हो उन्हीं को अटेम्प्ट करो। ऑब्जेक्टिव पेपर्स में क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग कई बार आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। आपने सोचा कि यार आ नहीं रहा बट तुक्का मार देते हैं, तो ऐसा बहुत बहुत केसेस में हुआ है कि बच्चे पास होते हुए भी फेल हो जाते हैं तुक्के के चक्कर में। तो हमें तुक्का बिल्कुल नहीं मारना, क्वेश्चंस के बारे में कॉन्फिडेंट हो, लग रहा है कि हाँ अंदर से आवाज़ आ रही है बिल्कुल ठीक है, अगर आप तो 100% श्योर हो कि ये सही है क्वेश्चन, मैंने एकदम सही निकाला है, तो टिक कर दो। अब आपका आंसर थोड़ा बहुत अलग आ रहा है बट आपको अंदर से आवाज़ आ रही है कि यार इसका आंसर यही होना चाहिए, मैं कॉन्फिडेंट हूँ इतना अंदर से, उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना। बट जिन क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस है ही नहीं, बिल्कुल ही आपको लग रहा है तो तुक्का है, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो, ठीक है ना। आपके 4 ऑप्शन होते हैं और एक ऑप्शन सही होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग राइट आंसर इज 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रॉन्ग आंसर इज 3/4। अगर आप 100% श्योर हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी 100% है सही होने की, बट अगर आप तुक्का मार रहे हो तो आपकी सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, गलत होने की 3/4 है। तो ये रिस्क क्यों लेना भाई लाइफ में ऐसा, ठीक है ना। तो हम हमेशा उन क्वेश्चंस को करेंगे जो 100% श्योरिटी होती है कि हाँ भाई इसका आंसर तो सही आ रहा है, तुक्के वाले क्वेश्चंस को छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये जो मैंने आपको स्टडी स्ट्रैटेजी बताई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए रिवीजन के अंदर, और ये जो स्ट्रैटेजी है ये आप फॉलो कर सकते हो फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स प्लस फ्यूचर में भी आप इनको यूज़ कर सकते हो। जब CA इंटर पे आओगे, CA फाइनल पे आओगे, तब भी आप स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी फंडामेंटल स्ट्रैटेजी है जो हर किसी के लिए काम करती है ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड मिलते हैं जल्दी ही। बाय बाय, टेक केयर।